खरीव पांपोर में फौज के साथ झड़प में 2 मिलिटेंट जाम बहक। झड़प में एक मकान भी मुकम्मल खाकिस्तर। इलाके में आखिरी इत्तलात मिलने तक सर्च ऑपरेशन जारी। बंदूक बरदारों की जानिब से अपनी पार्टी के लीडर को जाम बहक करने की सियासी जमातों ने की मजम्मत। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बंदूक को बताया ला हासिल। अपनी पार्टी का वफ्द ताज़त पुरसी के लिए दिवसर कुलगाम हुआ रवाना। और दुनिया दहशतगर्दों की मावनतकारों के खिलाफ कार्रवाई में समझौता ना करें। दहशतगर्दी की हर शक्ल और सूरत की दुनिया मजम्मत कर रहा है। भारतीय खारजा वजीर एस जयशंकर की अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल से खिताब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। उर्दू खबरनामे में श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त मैं हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। खबरनामे की शुरुआत सबसे पहले खरीव पांपोर के एनकाउंटर से करते हैं। जी आपको बताते चले कि दौरान शब भी खरीव पांपोर के इस इलाके का पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने ज्वाइंटली मुहासरा किया। मुहासरा करने के बाद इलाके में गोलियां चली क्योंकि फोर्सेस को यहां पर मुकम्मल इत्तला थी कि यहां पर 2 मिलिटेंटों की मौजूदगी है और मौजूदगी पाने के बाद यहां दोनों तरफें से गोलियां भी चली और गोलियों के नतीजे में 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की भी खबर है। दोनों का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से बताया जा रहा है और बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस ने इसकी तस्दीक भी की है। अभी तक मारे गए मिलिटेंटों में से एक की शनाख्त हो गई है और आईजीपी कश्मीर के मुताबिक मुसैब मुश्ताक, जो कि खरीव का ही रहने वाला है, वो इस एनकाउंटर में मारा जा चुका है और दूसरे की शनाख्त अभी होना बाकी है। पुलिस ने इस एनकाउंटर के हवाले से और भी मालूमात फराहम की है, लेकिन आपको बताते चले कि अभी भी एनकाउंटर खत्म नहीं हुआ। हालांकि जो आखिरी इत्तलात थी, आखिरी इत्तलात मिलने तक इलाके में गोलियों का तबादला रुक तो गया था, थम सा गया था, लेकिन अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन ताजा तफसीलात क्या है, हम आपको ले चलते हैं सीधे खरीव पांपोर का इलाका, जहां से हमारे नुमाइंदे शेख कौसर हमारे साथ है। कौसर, आपका सबसे पहले खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि इस एनकाउंटर के हवाले से इस वक्त की क्या तफासिल है, क्या मालूमात हासिल हो रही हैं, क्योंकि खबरें आ रही कि 2 मिलिटेंट इसमें मारे जा चुके हैं और पुलिस ने उसकी तस्दीक भी की है। जी बिल्कुल हिलाल, आपको बता दूं कि 3 बजे के करीब खरीव पांपोर में मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में एनकाउंटर स्टार्ट हुआ था, जिसमें अभी तक 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दूं कि जराये के मुताबिक रात को सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि खरीव पांपोर में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। उसके बाद इलाके को मुहासरे में ले लिया गया और तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया और बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तो सर्च के दौरान मिलिटेंटों ने फायर खोला, जो कि एनकाउंटर में तब्दील हुआ। उसके बाद सुबह सवेरे तक दोनों तरफ गोलियों का तबादला जारी था और सुबह सवेरे पुलिस की तरफ से एक ट्वीट आया था कि 1 मिलिटेंट मारा जा चुका है। तो 10:30 के करीब दूसरा मिलिटेंट वो भी मारा जा चुका। बताया जा रहा है कि आईजी कश्मीर की तरफ से एक जो बयान आया था कि जो मुसैब अहमद है, उसमें जो लुरगाम त्राल का एक सिविल मारा गया, उसमें उसी का हाथ है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो अभी तक बताया जा रहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन के 2 मिलिटेंट वहां पे मारे जा चुके हैं और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। यानी अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। क्या गोलियों का तबादला रुक गया है? क्योंकि खबरें आ रही हैं कि गोलियों का तबादला रुक गया है और शायद 2 ही मिलिटेंट इलाके में मौजूद थे, या कि अभी तीसरे मिलिटेंट की मौजूदगी के हवाले से भी फोर्सेस को कोई इत्तला है? जी बिल्कुल हिलाल, पहले जो खबर आई थी बताया जा रहा था कि वहां से 2 से 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। तो अभी जो पूरा मकान है वो खाकिस्तर हो गया, तो उसके नीचे जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया, अभी 2 मिलिटेंटों की डेड बॉडी मिली और कुछ सामान भी बरामद हुआ। तो अभी सर्च ऑपरेशन जारी है, तो अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या कुछ होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया कौसर पूरी जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे शेख कौसर जो हमें अपडेट कर रहे थे ग्राउंड जीरो से, और उनका मानना है कि अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन आईजीपी कश्मीर की जो बयान है या उसका ट्वीट है, कुछ
लोकल न्यूज एजेंसीज ने उन्हें कोट किया है और उसमें यही बताया गया है कि इसमें 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। लेकिन जो मुसैब मुश्ताक जो कि खरीव का रहने वाला है, उससे मुतलिक पुलिस का मानना है कि वो जावेद अहमद मलिक जो कि लरगाम के रहने वाले थे, जो कि पेशे से एक स्कूल के पियान थे और उन्हें हलाक करने में इसका हाथ था, ये पुलिस का मानना है। और आईजीपी कश्मीर ने इस तरह का दावा किया है और पुलिस का यह भी मानना है कि जायवकू से, यानी जहां पर झड़प हुई है, वहां से एक AK-47 भी बरामद की जा चुकी है, एक पिस्तौल भी बरामद किया जा चुका है और पुलिस दूसरे मिलिटेंट की शनाख्त अभी ही कर रही है और इस हवाले से बाकी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बताते चले कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि खरीव पांपोर के हैं, जहां पर आज ये एनकाउंटर हुआ था। हमलों का सिलसिला जारी है, एनकाउंटर भी रुकते नहीं हैं। हालांकि सरकार दावे कर रही है कि सिक्योरिटी सिनेरियो कश्मीर के अंदर बेहतर हुआ है, लेकिन अगर सिक्योरिटी सिनेरियो बेहतर हुआ होता तो पहले भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर की हलाकत साउथ कश्मीर के अंदर हुई है और पुलिस का मानना है कि मिलिटेंटों ने यह हमला किया और उसके फौरन बाद ही कुछ ही दिनों बाद एक बार फिर से अपनी पार्टी के लीडर को भी वहां पर गोलियों का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में वो जाम बैक हो गया। तो आपको बताते चले कि काजीगुंड कुलगाम का रहने वाला गुलाम हसन लोन, जो कि पहले बताया जा रहा कि पीडीपी से उनका ताल्लुक था और कल शाम गए उस पर भी अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और जिसके नतीजे में वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। और इस सियासी वर्कर की, जो कि अब आज की डेट में अपनी पार्टी, जो कि सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की सरबराही वाली पार्टी है, उसके साथ वाबस्ता थे, तो आज उन्हें भी गोलियों का निशाना बनाया गया। यानी इस तरह से सिविलियन या जो सियासी लीडरान हैं उन्हें निशाना लगातार बनाया जा रहा है, डिस्पाइट कि सरकार कह रही है कि सिक्योरिटी सिनेरियो को काफी बेहतर बनाया गया है। और यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ पीडीपी और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज ने इस हलाकत की या इस हमले की मजम्मत की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, पीडीपी की जो सदर है महबूबा मुफ्ती, उनकी जानिब से भी इस वाक़े की मजम्मत की गई है और उन्होंने कहा कि बंदूक एक ला हासिल अमल है, बंदूक से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है, बल्कि अवाम जो है ताकत रखती हैं, जमहूरियत में यकीन रखना चाहिए। तो इस तरह से अपनी पार्टी का एक डेलीगेशन भी आज ताज़ियत पुरसी के लिए कुलगाम काजीगुंड रवाना हुआ, जिस दौरान उन्हें गुलाम हसन लोन के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत की है। अभी की क्या सूरत हाल है, सीधे आपको ले चलते हैं कुलगाम, जहां से हमीद भट्ट हमारे नुमाइंदे ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। हमीद, आपका खैर मकदम है, जानना चाहेंगे कि क्या अपनी पार्टी का जो डेलीगेशन वहां पर पहुंच गया था, क्या वो पहुंच गया? क्योंकि उस डेलीगेशन में माना जा रहा है कि कुछ सीनियर लीडरान भी शामिल थे। जी हिलाल, मैं आपको बताता चलो, यहाँ कल जो वाक़ा पेश है, गुलाम हसन लोन को 2 मिलिटेंटों ने यहाँ पे मार गिराया है, जो कि मस्जिद से निकलकर घर की तरफ जा रहा था, तो सड़क पर बैठा हुआ वहीं पे 2 नौजवान स्कूटर बाइक पे सवार आए और उन्होंने पिस्टल से उसके फायर के जो टारगेट एक हार्ट पे उनके लगा और वो जख्मों की ताब लगाकर कल शाम को ही दम तोड़ बैठा। अभी की जो बात करें कि हम गुलाम हसन मीर साहब जो यहाँ पे उनकी ताज़ियत पुरसी के लिए आए थे, उनको भी सवाल किया गया कि सिक्योरिटी के हवाले से, उनके घर वालों ने ये सिक्योरिटी के हवाले से कहीं पे भी सियासी वर्कर को कोई भी सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही है, उनके जान माल के तहफ़्फ़ुज़ का कोई यकीनी नहीं बनाया जा रहा है। इस बारे में कंप्लीटली उनके घर वाले ये सवाल कर रहे थे। अगर ये एक यहाँ पे आपका प्रेसिडेंट भी था और लोगों के काम भी कर रहा था, गुलाम हसन मीर साहब ने भी यही बताया कि ये लोगों के बका के लिए काम कर रहा था, जो कि उन्हें रास नहीं आया। यानी हमीद, आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो सियासी वर्कर था, एक बड़ा सियासी वर्कर था कुलगाम के अंदर, और क्या उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी गई थी? नहीं, अभी तक तो उनको सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई, तभी तो ये मामला सामने आया है। कल जो 10 मुहर्रम हराम भी चल रहा था, उस वजह से यहाँ पे काफी सारी भीड़ भी, क्योंकि दिवसर इलाका और शहूद सचिन ये नजदीकी 3 गांव है जहाँ पे शिया बस्ती आबाद है, वहीं पे ये था। यहाँ पे कम्प्लीटली बहुत सारी कुछ चर्चाएं थी। उन्होंने कहा कि इनके लवाकिन के मुताबिक 2 लड़के आए जो कि कम्प्लीटली पैंट शर्ट में थे और एक बाइक पे ही बैठा हुआ था और दूसरे नीचे उतर गया, उसने पिस्टल निकाला और 3 फायर इस गुलाम हसन लोन पे किए, जो कि वहीं पे गिर पड़ा और उनको जहाँ हॉस्पिटल लाया गया, कुलगाम हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ वो जख्म की ताब न लाकर चल बसा। जी भैया,
बहुत बहुत शुक्रिया हमीद पूरी जानकारी देने के लिए। यानी गुलाम हसन लोन जिनका ताल्लुक अपनी पार्टी से था, उन्हें सिक्योरिटी नहीं थी। हालांकि इससे पहले जो डीडीसी इलेक्शंस हुए हैं या बीडीसी इलेक्शंस हुए हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि काफी सारे जो वर्करान हैं वो सरगर्म अमल थे, जो डेमोक्रेसी को आगे ले जा रहे थे या डेमोक्रेसी प्रोसेस को आगे ले जा रहे थे। और उस वक्त सरकार की जानिब से यही वादा किया गया था कि सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। लेकिन ये जो आज सियासी लीडरान अब गोलियों का निशाना बन रहे हैं, कहीं ये उस सिक्योरिटी की कमी की या अदम तवज्जो की का नतीजा तो नहीं है कि जिसके नतीजे में कि ये वर्करान अब गोलियों का शिकार बन रहे हैं, क्योंकि कई सारे इलाकों से इस तरह की खबरें आ रही हैं। हालांकि मुतअद्दिद सियासी लीडरान या सियासी जमातों के जो वर्करान हैं, उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज को लिखा भी है कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाए। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल रही तो फिर क्या एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं, क्या वो आगे बढ़ पाएगा? और इस पर मुख्तलिफ सियासी जमातें सवालात ही उठा रही हैं। चलिए अगली खबर में बात करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल की, क्योंकि आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को भारत हेड कर रहा है, सरबराही कर रहा है। 1 महीने का ये वक्त भारत के पास है कि जब वो सिक्योरिटी काउंसिल की सरबराही करेंगे। और इस हवाले से भारत के जो खारजा वजीर है एस जयशंकर, वो वहीं पर थे और उन्होंने कल वहां जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल जो सिक्योरिटी काउंसिल है उससे खिताब भी किया। आपको पता चले कि वजीर खारजा एस जयशंकर ने कल को कहा कि दुनिया में किसी भी दहशतगर्दाना कार्रवाई का कोई जवाज नहीं हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को लाहिक खतरात के इजलास से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दहशतगर्दी की हर शक्ल और सूरत में मज़म्मत की जानी चाहिए। साल 2008 के मुंबई हमले, साल 2016 के पठानकोट एयरबेस हमले और साल 2019 के पुलवामा हमले की याद करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को ज्यादा से ज्यादा दहशतगर्द हमलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि दुनिया को दहशतगर्दी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि दुनिया को दहशतगर्दी या इसके माली मावनत करने वालों की साथ समझौता किए बगैर कार्रवाई करनी होगी। डॉक्टर जयशंकर के मुताबिक दुनिया को कभी भी दोहरी बात कहने वालों की मुखालफत करने के लिए हिम्मत की कमी नहीं होनी चाहिए, वो भी ऐसे वक्त में जब सरकारी मेहमान नवाजी इन लोगों के लिए की जा रही है जिनके हाथ में गुनाहों के खून रंगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी किसी भी मजहब, कौमियत, तहजीब या नस्ली ग्रुप से मुंसलिक नहीं हो सकती है और ना ही होनी चाहिए। वाज़ेह है कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के इजलास की सदारत भारत कर रहा है, जहां अगले 1 माह तक कमान संभाली हुई है। We have made to tighten the legal, security, financing and other frameworks. To combat terrorism, terrorists are constantly finding newer ways of motivating, resourcing and executing acts of terror. Unfortunately, there are also some countries who seek to undermine or subvert our collective resolve to fight terrorism. That cannot be allowed to pass. The latest report of the Secretary General has provided another stark reminder to all of us that ISIL, Daesh, continues to pose a critical threat to international peace and security. ISIL, Daesh remains active in Syria and Iraq, and its affiliates are growing in strength, particularly, as we heard from the briefers, in Africa. The financial resource mobilization of ISIL, Daesh has become more robust. The flow of funds has continued, and rewards for killing, I believe, are now being paid even in Bitcoin. The radicalization of vulnerable youth by systematic online propaganda campaign remains a serious concern. In our own immediate neighborhood, ISIL Khorasan has become more energetic and is constantly seeking to expand its footprint. This should be taken seriously. Events unfolding in Afghanistan have naturally enhanced global concerns about their implications for both regional and international security. The heightened activities of the proscribed Haqqani network justifies this growing anxiety. Whether it is in Afghanistan or against India, groups like Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed continue to operate with both impunity and encouragement.
It is therefore vital that this Council does not take a selective, tactical, or even a complacent view of the problems we face. We must never countenance sanctuaries for terrorists or overlook the raising of their resources. And when we see state hospitality being extended to those with innocents' bloods on their hand, we should never lack the courage to call out this doublespeak. We heard from the briefers of the aggravating impact of the pandemic. What is true of COVID is even more true of terrorism. None of us are safe until all of us are safe. Insofar as ISIL is concerned, its modus operandi has changed, with the core focusing on regaining ground in Syria and Iraq, and affiliates functioning independently. This evolving phenomenon is extremely dangerous and poses a new set of challenges to our collective efforts in our fight against ISIL and terrorism. In January 2021, when I had an opportunity to address this council virtually at that time, I had proposed an 8-point action plan for consideration. Let me reiterate some of its cardinal principles. One, to summon the political will. Don't justify. अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल से आप एस.जे. शंकर को सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने दहशतगर्दी को अपनी तकरीर का मरकज बनाया हुआ था। वापस चलते हैं श्रीनगर, कश्मीर का रुख करते हैं, क्योंकि कश्मीर में सुबह से ही आज कुछ अफवाहें सईद अली शाह गिलानी के सेहत के हवाले से गश्त कर रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि सईद अली शाह गिलानी बसेहत व सलामत है, क्योंकि उससे पहले सुबह सुबह से ही नॉर्थ कश्मीर के कुछ इलाकों में ये खबरें गश्त कर रही थी। फिर सोशल मीडिया पर इन अफवाहों ने काफी पकड़ ली थी और बाद में ये खबरें पूरे कश्मीर के अंदर गश्त करने लगी। हालांकि ये खबरें नहीं थी बल्कि अफवाहें थी, क्योंकि जो डॉक्टर नसीम गिलानी, जो कि सईद अली शाह गिलानी के फर्जंद है, उन्होंने फिर इन रूमर्स को, या जो ये अफवाहें चल रही थी, इनकी तरदीद की है और उन्होंने कहा कि सईद अली शाह गिलानी की सेहत और तबीयत बेहतर है और उनके सेहत में किसी तरह की कोई गिरावट नहीं आई है। चल नाज़रीन, आखिर में बात करते हैं कुपवाड़ा की, क्योंकि कुपवाड़ा एक सरहदी जिला है और सरकार बार बार ये दावे करती आई है कि जम्मू कश्मीर के हर इलाके में तामीर और तरक्की का जाल बिछाया जाएगा। यूं तो रोजगार के हवाले से भी मौके और वसाइल पैदा करने का जिक्र किया गया था, वादे किए गए थे, लेकिन जब हमारी टीम इस इलाके में पहुंची है, जो कि कुपवाड़ा से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है तो ये 4 किलोमीटर की दूरी पर जो पूरा टाउन है कुपवाड़ा का, लेकिन सरकार की नजरों से ये 100 किलोमीटर ओझल लग रहा है, दूर लग रहा है। तो इस हवाले से हमारे डेस्क ने बनाई कुपवाड़ा की तामीर और तरक्की, बुनियादी सहूलियात को लेकर ये रिपोर्ट, जो हम आपकी नजर कर रहे हैं। सरहदी जिला कुपवाड़ा के बंगडोरी कलारूस इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान एक कसीर आबादी के लिए बाइस अजाब बन गया है। करीब 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लोग बरसों बाद भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। सड़क की खस्ता हालत, गैर इत्मीनान बख्श काम, बिजली और पानी की सप्लाई बार बार मुतासिर होने के खिलाफ अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। कुपवाड़ा के इस दूर दराज गाँव की अवाम ने बरहमी का इजहार करते हुए इंतजामिया पर मुतअद्दिद इल्जामात आयद किए। मैं यहाँ का मकामी सरपंच हूँ। आज तो गवर्नमेंट ने भी पावरफुल किया है पंचायतों को, लेकिन ये जो बंगडोरी है ये एक दरिंदा मांग थी, इसमें तो पहले था ही कुछ भी नहीं। मैं यही कहूँगा ये ना होने के बराबर है, लेकिन इन लोगों का हक बनता है। बिल्कुल जनाब, जो कुछ भी मेरे तक होगा, मैं ब्लॉक डेवलपमेंट में भी जाता हूँ, मैं इन्हीं लोगों की दाद रसी लेकर जाता हूँ। या यहाँ के इंसान निकलेंगे, छोटे बच्चे, वो ठीक करेंगे तहाँ सरकुली तक, तब पावर आएगी, और पावर वाला यहाँ कोई नहीं आता है। जिला हेडक्वार्टर से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े बंगडोरी सरकली गांव में महकमा PMGSY की तरफ से एक सड़क निकाली गई। करीब 4 किलोमीटर तक निकाली गई सड़क मौजूदा वक्त में खस्ताहाली का शिकार है।
ब्लैक टॉपिंग के काम में गैर मयारी मटेरियल का इस्तेमाल करने का इल्जाम मकामी लोग आयद कर रहे हैं। प्रोजेक्ट की लागत 11 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई। गांव में राब्ता सड़क की हालत इंतहाई खस्ता है, जिस पर चलना दुश्वार हो गया है। इसी वजह से इस तेज रफ्तार दौर में भी गांव के मरीजों को चारपाइयों के जरिए अस्पताल तक मरीजों को पहुंचाना पड़ रहा है। और इतना दूर सफर करना पड़ता है, इस इलाके में गाड़ी भी नहीं आती। रोड हमारा पिछले साल बना, जो हमारा पीएमजी का रोड था, 11.5 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें ठेकेदार ने जब तेल डाला, तेल डालने के बाद 5 साल का इनको गारंटी होता है कि 5 साल वो उसमें देख रेख करेंगे। तेल इस तरीके का डाला हुआ है कि 1 साल गुजरा नहीं, आप चल के आए, आपने खुद देखा होगा। और कितने लोग आपने लगाए जो आपकी गाड़ी को धक्का दे के चला रहे थे। ये हमारा तेल का हालत है। इलाके में बिजली सप्लाई का निजाम भी बुरी तरह मुतासिर है। बिजली की तरसीली लाइनें लकड़ी के खंभों पर लटकी हैं, जिससे कई जिंदगियां कब खत्म हो जाए किसी को कोई अंदाजा तक नहीं है, जिससे लोगों को सख्त परेशानी का सामना है। पानी सप्लाई भी ऐसे जैसे इस इलाके में महकमा जल शक्ति के जिम्मेदारान कभी आए ही नहीं। पंचायत से ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स और फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के इंतखाबात अमल में लाए गए। लोगों ने तरक्की और फलाह के लिए वोट भी दिए, ताहम अवाम पानी की एक एक बूंद के लिए आज के दौर में भी इस दूर दराज इलाके में तरस रही है। पीएचई का काम आज तक कोई नहीं हुआ। पिछले साल एक कॉन्ट्रैक्टर को यहां ठेका दिया गया था, जिसने हलशरी पे जो पाइप लगाए हुए थे आज से 10 साल पहले, बाकी गांव से उठा के वो इस बंगडोरी की लाइन में लगाए, लेकिन रबड़ से बांध के। जहां से पानी, जो हलशरी पे हमने पानी लाया हुआ था, वहां तक मेन सोर्स नहीं है। अब जहां से ये बच गई थी बंगडोरी, वहां बाकी गांव से वो पाइप उठा के टूटे फूटे पाइप लगा के यहां तक इनको पहुंचाया, लेकिन पानी आज तक चला नहीं। अब बंगडोरी कलारूस के अवाम की मुश्किलात यहीं खत्म नहीं होती। इस तेज रफ्तार दौर में घर बैठे अद्वियात हासिल करना या मकामी सतह पर तिब्बी खिदमात हासिल करना भी एक ख्वाब की मानिंद है। गांव गांव में बैक टू विलेज अव्वल, दोम, सोम के दौरान इन लोगों को भी ख्वाब दिखाए गए, लेकिन बरसों बाद भी इस इलाके में तिब्बी सेंटर पर ताला लटका है और महकमा सेहत की मानो सेहत ही खराब हो गई हो। इस इलाके में कोई सेंटर ही नहीं है। अभी कोविड के दौर में हेल्थ वाले एक्टिव हैं, आते हैं यहाँ, उन्होंने यहाँ वैक्सीन भी किया है, डेली आते हैं, लेकिन सिर्फ इस कोविड की वजह से। बाकी हमारा कोई बीमार होता है या तो उसको कुपवाड़ा जाना पड़ता है या हिंदवाड़ा जाना पड़ता है। यहाँ हमारा एक छोटा सा डिस्पेंसरी का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जिसमें आज तक किसी डॉक्टर को नहीं बिठाया गया। नरसिंगा ऑर्डली एक आता है 11 बजे से 2 बजे तक, वो देखता है, ना वहां पे तो कोई दवाई है, ना वहां से पे कोई देखने का तरीका है, ना हमारी बच्चियां हैं, औरतें हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जो बीमार हैं। कहा जाता है कि किसी भी मुल्क व कौम की तरक्की के लिए तालीम जरूरी है, इसके बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। तालीम से महरूमी जहालत और पसमानदगी के असल असबाब में से है। तालीम के जरिए न सिर्फ कौमें अपना मयारी जिंदगी बेहतर बनाती हैं, बल्कि मुल्क व मुआशरे के लिए बेहतरीन तालीम अफरादी कुव्वत भी फराहम करती है, और यही कुव्वत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में मुस्बत किरदार अदा करती है। लेकिन इस इलाके की कौम का मुस्तकबिल और मयारी जिंदगी क्या, जहां महीनों तक तालीमी इदारे बंद रहे। वो 11 बजे कभी आते हैं, जब कभी स्कूल खुले, 2 साल से तो स्कूल ही नहीं खुले, अब कभी बोलते हैं कि कम्युनिटी क्लास लेते हैं। 11 बजे आते हैं और 12 बजे चले जाते हैं, जबकि उन बच्चों का अटेंडेंस भी नहीं होता। बच्चे हमारे न माल के रहे, ना हमारे बच्चे जिम्मेदारी के रहे, ना हमारे बच्चे स्कूल के काबिल रहे। एजुकेशन डिपार्टमेंट से, डीसी साहब से, वगैरह वगैरह सब अफसरों से ये अपील की कि हमें एक नजदीक चाहिए। हमारे बच्चे वो भी हैं कि जो चलने के काबिल नहीं है, जो बच्चे नौजवान हैं, जो चेयर पे जाते हैं, उनको हम 5 किलो इस इलाके में, पहाड़ी इलाके में कैसे भेज सकते हैं? तो स्कूल यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। बंगडोरी कलारूस के अवाम रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब देखते देखते कहीं जहालत के अंधेरे में न डूब जाए, ऐसा महसूस हो रहा है, चूंकि सरकारी महकमों की नाकिस कारकर्दगी से हजारों की आबादी पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं। सरकारी स्कीमें हों या सरकार की तरफ से शुरू किए गए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, गांव के लोगों की हालत देखकर यह महसूस होता है कि तब्दीली आएगी महज एक नारा था। इनका ये साफ तौर कहना है कि ये इलाका जो है बंगडोरी इलाका है, कलारूस से कुछ जकड़ नका बंगडोरी कलारूस से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये वाक़ा है।
हालांकि ये कलारूस का ऊपरी इलाका है, लेकिन यहाँ के लोग जो है, यहाँ के मुकामी आबादी जो है वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अगर हम बात करेंगे बिजली, पानी, सड़क की, तो ये इन 3 चीज़ों से भी महरूम है। अब ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ जो है LG इंतज़ामिया से भी इन्होंने अपील की है कि इस इलाके की तरफ तवज्जो दें ताकि ये इलाका भी अपनी ज़िंदगी खुश असलूबी के साथ गुजार कर सकते हैं। नाज़रीन, शमीम जो कि कपवारा से हमारे नुमाइंदे हैं, उनकी रिपोर्ट और आसिफ रशीद की रिपोर्ट आप देख रहे थे, जिसमें आपने देखा कि बंगडोरी जो कलारूस का इलाका है वहां पर सूरत हाल क्या है। सरकारें हों या गवर्नर राज हो, थकते नहीं हैं ये कहते हुए कि तमर तरक्की का दौर शुरू हो गया है, बल्कि बात ये भी कहते हैं कि अब हम उस राह पर गामजन हैं। लेकिन ये इलाका ऐसा है कि न बिजली है, सड़क की हालत तो हमने आपको मुलाजा कराया है, और स्कूल की हालत भी, हॉस्पिटल भी यहाँ पर बनाया गया, नाम से वो दर्ज होगा कागजात में कि यहाँ पर एक PHC जो है वो कायम किया गया है। लेकिन जब इस PHC में डॉक्टर ही नहीं आए तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि ऐसे अस्पताल का मकसद क्या होगा। न सिर्फ इतना, बल्कि इलाके में सरकार की जानब से, वैसे पूरे इंडिया के अंदर या पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक स्कीम जो है लॉन्च की गई है, और नारा दिया गया कि हर घर नल। यहाँ पर लोगों ने नल अपने पैसे से या पैसे जमा करके हलशरी निकाला और उसके बाद पाइपलाइन बिछाई। सरकार का कोई योगदान नहीं है, लेकिन अब यहाँ के लोग ये कहते हैं कि अब यहाँ हर घर जल होना चाहिए, यानी अब उन्हें पानी यहाँ मिलना चाहिए। पाइपें तो उन्होंने खुद ही बिछा दी है। और इस रिपोर्ट को आप तक पहुँचाने का मकसद हमारा यही था कि शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को आज का उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।